सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 21 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे आज हमारे सामने खबर है गांदरबल आतंकवादियों के हमले में डॉक्टर और 6 मजदूर मारे गए। दुखद खबर है श्रीनगर लेह राजमार्ग से। इसके अलावा एक खबर भारत के अस्पतालों में सुरक्षा को चिंता जताते हुए एक लेख है। एक सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को लगता है कि उनका कार्यस्थल असुरक्षित है। खासकर राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को यही लगता है कि वो सेफ नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पे कई बातें करी गई हैं, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। कुछ विशेष नहीं है मगर चिंताजनक है। देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के 1556 स्वास्थ्यकर्मियों के बीच ये सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इस कार्यस्थल पर सुरक्षा के विभिन्न पैमानों का आकलन किया गया। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वालों में तमाम आंकड़े दिए हुए हैं पुरुष और महिलाओं के। लगभग एक चौथाई स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली से थे और उनमें से लगभग आधे रेजिडेंट डॉक्टर थे। इसके बाद प्रशिक्षुओं सहित स्नातक मेडिकल छात्र थे। संकाय सदस्यों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सहायक कर्मचारियों ने भी प्रतिक्रियाएं दी। जिन्होंने सर्वेक्षण के दौरान अपनी प्रतिक्रिया की दी, उनमें से अधिकांश 71% सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले आधे स्वास्थ्यकर्मी गैर सर्जिकल विभागों में काम करते हैं और एक तिहाई सर्जिकल विभागों में काम करते हैं। सर्वेक्षण करने वाली टीम में शामिल जुगल किशोर ने बताया कि परिणामों से पता चलता है कि आधे से अधिक स्वास्थ्यकर्मी कार्यस्थल पर असुरक्षित महसूस करते हैं और 78.4% ने ड्यूटी के दौरान धमकी मिलने की बात कही है। ओवरऑल ये मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए खतरा है और ये कहीं ना कहीं आज़ाद भारत की विफलता है कि हमें उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने संपादकीय की ओर। आज का संपादकीय बात कर रहा है तरक्की की मीनारें और गुर्बत के दाग। ये लेख शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल्प मेधा में सही मायने में बुद्धिपूर्ण विचार हजारों दिमागों में आते रहते हैं, लेकिन उनको अपना बनाने के लिए उन पर गहराई से तब तक विचार करना चाहिए जब तक वह हमारी अनुभूति में जड़ ना जमा लें। गौथे साहब ने कहा। आज का लेख है सुरेश सेठ द्वारा लिखा गया। इसमें बात करी गई है कि ये अजब विरोधाभास है कि जो जो किसी देश में आर्थिक प्रगति होती है त्यों त्यों वहीं अमीर और अमीर होते चले जाते हैं तथा गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। ये विरोधाभास अक्सर पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है, तीसरी दुनिया के देशों में भी देखने को भी मिलता है। जहाँ तक भारत का संबंध है, यह विरोधाभास इस हद तक पहुँच गया है कि हम कहते हैं कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब बसते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से ऊपर कोई और पुरस्कार या सम्मान नहीं माना जाता। अलग अलग 5 विधाओं में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से एक विधा है साहित्य। साहित्य जीवन के कितने नज़दीक है, ये बात इस बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 अर्थशास्त्रियों डॉरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन के शोध प्रबंधों में सामने आती है। असल में हम जिन यहाँ पे 3 नोबेल विजेताओं के बारे में कह रहे हैं, इनको इकोनॉमिकल साइंसेस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है और इन्होंने जो अध्ययन करा था, इनके अध्ययन का टॉपिक ही यही था कि क्यों देश अमीर होते हैं और क्यों देश गरीब होते हैं। वाई नेशंस आर बिकमिंग रिचर एंड पुअरर। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आर्टिकल के बारे में क्या बताया गया है, इसको जानते हैं। स्पष्ट है कि इस चर्चा का समाधान भी यही शोध प्रबंध दे रहे हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसमें काम करती हुई विभिन्न संस्थाओं के सुधार के साथ ही गरीब और अमीर का भेद मिट जाएगा। जहाँ तक दुनिया में शासन का संबंध है, अमीर देशों ने जिन देशों के सैन्य बल से और अब अपने आर्थिक बल से अपने उपनिवेश बना रखा है, वहाँ की तरक्की का अध्ययन करते हुए यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अगर एक स्वस्थ दृष्टिकोण से चलाया जाए तो गरीबी और अमीरी का भेद अपने आप खत्म हो जाएगा।
चाहे इन उपनिवेशों ने शुरू में थोड़ी बहुत तरक्की दिखाई, लेकिन बाद में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक व्यवहार पर सत्तारूढ़ दल की वचस्वादी नीतियों के कारण ये देश पिछड़ेपन और गरीबों के रसाताल में डूब गया। नोबेल से सम्मानित अर्थशास्त्रियों की यही त्रिया बताती है कि इस सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और मेक्सिको का लंबा सीमांत देखा जा सकता है। एक गांव ले लीजिए, असल में इन्होंने क्या करा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एक बिल्कुल जो आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें ऊपर अमेरिका है और नीचे आपका मेक्सिको है, साउथ अमेरिका है, बीच में मेक्सिको पड़ता है आपका। और जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, आपको मैप में दिखेगा, बीच में ये क्षेत्र है, पनामा क्षेत्र जो है आपका। इन्होंने एग्जाम्पल लिया कैसे अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो विकास अलग है, नीचे जाएंगे तो विकास अलग है। आगे चलते हैं। एक गांव के लीजिए नोगेरेस, जो मेक्सिको में है और पिछड़ेपन के रसाताल में डूबा है। सीमा पार होते ही अमेरिका है, जो तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भूगोल या संस्कृति किसी इलाके की आर्थिक संपन्नता या विभिन्नता तय नहीं करती, बल्कि वह संस्थान तय करते हैं जिनके अधीन उस देश के नागरिक जी रहे हैं। अमेरिका में स्थिति बेहतर मिली क्योंकि वहाँ अमेरिकियों को अपनी शिक्षा और पेशा चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी और अमेरिका का प्रजातांत्रिक ढांचा उन्हें राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता दे रहा था। नोबेल पुरस्कार विजेता इसी प्रश्न से जुड़ते हैं और बताते हैं कि अपना देश चूँकि सैकड़ों वर्ष तक गुलामी की चक्की में पिसता रहा और यहाँ आई विदेशी सत्ता यानी इंग्लैंड ने इस प्रकार की नीतियों का पालन किया जिसमें हमारी संपदा का शोषण अधिक था, लेकिन देश के प्राकृतिक साधनों, श्रम शक्ति और निवेश उद्यम को सही दिशा देकर विकास का माहौल नहीं बनाया गया था। यही कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हम पिछड़ेपन के कगार पर थे। भारत सरकार ने वर्ष 1951 में इसी पिछड़ेपन के अभिशाप को दूर करने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास का संकल्प लिया। इस संकल्प में निहित था कि शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी मेहनत के साथ बुनियादी ढांचे को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि देश में एक समावेशी माहौल बनाया जा सके। अमीर और गरीब दो अलग अलग खाइयों में बढ़ते नजर ना आए, बल्कि विकास पथ के सहयात्री बनकर देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ। देश ने 75 वर्ष की आज़ादी बना ली, अब शतकीय महोत्सव बनाने की ओर बढ़ा है। हमारा संकल्प है कि विकसित भारत में खुशहाली के सूचकांकों की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा, लेकिन यहाँ भी विरोधाभास स्पष्ट नजर आ रहा है। एक और सरकार कहती है कि देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है और वह दुनिया में 5वें आर्थिक शक्ति बन गया है। यही नहीं, 2-3 वर्ष में भारत का संकल्प तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का है। तीसरी आर्थिक महाशक्ति, आप देख रहे हैं हम कितना बड़ा गोल है, और यह वह दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए जब ये देश आज़ादी का शतकीय महोत्सव मनाएगा तो ये पूरी तरह से विकसित होगा, मगर जब देश की यथार्थ की ओर देखते हैं तो यह दावा दिवास्वनपन दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में तरक्की हुई है। चुनिंदा धनपतियों की संख्या इस प्रकार बढ़ी है कि उनका देश की प्राकृतिक और भौतिक संपदा को 90% हिस्सा पर कब्जा हो गया है। वहीं देश की अधिकांश आबादी जो वंचितों और गरीबों की है, वह केवल 10% संपदा पर जीने के लिए अभिशप्त है। इसका कारण संविधान में रखा गया प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आता। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्रियों के शोध को पढ़ें तो कारण साफ नज़र आता है कि अपना देश प्रजातांत्रिक अवश्य है, लेकिन यहाँ व्यवस्था कितनी जर्जर है और नकारात्मक हो गई है कि आम लोग अपने जीवन मूल्यों को बदलने नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गई है कि एशिया में सर्वाधिक खरबपति अगर भारत में हैं, तो भूख से मरते लोगों की संख्या भी अभी आए वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अनुसार मध्यवर्ग के देश से भी कहीं पीछे। मतलब भारत की स्थिति कहीं ना कहीं भूखमरी में भी ज़्यादा है। आपाधापी के इस माहौल में आदर्शों की बात करना जैसे गुनाह हो गया है। संस्थाओं की मुंहजोरी के कारण भ्रष्टाचार नए शिखर को छू रहा है और महंगाई 10 बार रेपो रेट ना बदलने के बावजूद नियंत्रण में नहीं आ रही है।
देश में करोड़ों नौजवान बेकार हैं और उन्हें मनरेगा की आंशिक रोजगारी से बहलाया नहीं जा सकता। ऐसी हालात में सवाल यह है कि क्या संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना पहला कदम नहीं होना चाहिए। तीनों नोबेल विजेता भी कहते हैं कि औपनिवेशिक अधिनायकवाद की जगह अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ देश चलेगा तो लोगों को अपना काम करने या उसका प्रशिक्षण लेने की अपेक्षाकृत आज़ादी रहेगी। ये आज़ादी ही हमारे दीर्घकालिक विकास की नींव रखेगी। बहुत बढ़िया बात कही लेखक ने इसमें। एक मिरर दिखा दिया, शीशा दिखा दिया, आईना जिसके दो साइड दिख रहे हैं हमको, कॉइन, फ्लिप ऑफ कॉइन, हमको दोनों साइड दिख रहे हैं जो कि अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। दोहरा रवैया। कनाडा के बाद अमेरिका ने भारत द्वारा घोषित एक आतंकी और खालिस्तान समर्थक को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। वहाँ की खुफिया एजेंसी FBI ने गुरबख्श सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को अति वंचित घोषित किया है, मोस्ट वांटेड। इस संबंध एक सचित्र पोस्टर भी जारी कर दिया है। FBI ने उस भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एजेंट बताया है। हम जानते हैं कि बड़ा चर्चा में चल रहा है कहीं ना कहीं। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से अपील की थी कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें। भारत शुरू से अमेरिका की उस मुहिम के साथ खड़ा है रहा है, मगर विचित्र है कि भारत ने जिन आतंकियों को वंचित घोषित कर रखा है उनके खिलाफ ना तो कनाडा ने ना कभी सकारात्मक रुख दिखाया और ना ही अमेरिका ने। ये भी अपने आप में डिप्लोमेसी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष आर्टिकल नहीं है, आतंकी गतिविधियों को लेकर जो आए दिन बढ़ी जा रही हैं उसके बारे में ये छोटा सा दृष्टि दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं इंडोनेशिया के, उनको आप ध्यान रखिएगा। उनका अभी आपके इंडोनेशिया में चुने गए हैं, थाईलैंड में चुनी गई हैं नई, और मोल्डोवा में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ चुने जाने वाले हैं, अमेरिका में चुने जाने वाले। तो ये मतलब करंट अफेयर आपके लिए जो अपॉइंटमेंट्स की होगी ना, ज़रूरी होगी अब की बार। अभी मैक्सिको में नई चुनी गई हैं, मैक्सिको, इंडोनेशिया, या ध्यान रखिएगा अभी आप इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा से पहले काम आएगा आपका। जो देश हैं अभी, मैक्सिको में चुनाव हुए थे, इसमें चुनी गई। थाईलैंड में फिर शिनावाट्रा, इंडोनेशिया कल ही खबर आई है, इंडोनेशिया हो गया। सिंगापुर में अभी चुने गए थे लॉरेंस वोंग, सिंगापुर में चुने गए थे लॉरेंस वोंग। और USA में भी इलेक्शन रिजल्ट आएंगे तो चुने जाएंगे नए प्रेसिडेंट। मोल्डोवा में चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। और कौन सा देश बचा? ये रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं राष्ट्राध्यक्षों की। फिलहाल मेरी नॉलेज में तो अभी इतना ही आ रहा है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाकर जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू।